बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया था एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे। ये कहता है कि जनाब द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस prepared from the ledger of Mr. Karim Sons on December 31st। अब इन्होंने यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्री क्लोजिंग, ठीक है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जनाब। अब इसके बारे में हम अभी बताते हैं, ये जानों का सिलसिला ज़रा ख़त्म हो जाए, ठीक है, बात करते हैं जी, रिज्यूम करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक ट्रायल बैलेंस जो है तीन टाइप के होते हैं, प्री क्लोजिंग, दूसरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड तीसरा क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अभी तक हमने बनाया नहीं है, राइट, वो हम बाद में हमारे कोर्स में आएगा, लेकिन ये दो चीज़ें जो है हम बना चुके हैं। जो आपको सवाल के अंदर दिया जाता है दैट इज़ योर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग से पहले और एडजस्टमेंट से पहले का ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है। ये वो ट्रायल बैलेंस में वो फिगर्स हैं जो कि आप अपने लेजर्स के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड जो भी आपने काम किया है, लेना देना हुआ है, वो रिकॉर्डेड होता है और उसको पोस्टिंग, फुटिंग एंड बैलेंस करके हम एक ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि आया जो हमने बुक कीपिंग का काम किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर है तो फिर हम आगे प्रोसीड करें और फिर हम एडजस्टमेंट की तरफ आएँ और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं, क्योंकि किसी भी फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल बनाने से पहले जो है एडजस्टमेंट का होना ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है, राइट, ये जहन में रखिएगा। चलिए जी, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर भाई अब मुझे नहीं पता 19 है और 271 पेज है और हमारे जो है फिरोज़ कमर साहब और ग़ुलाम नासिर साहब की किताब जो है दिस वन जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और वन मोर थिंग भैया, सब्सक्राइब करके चला जाया करो, सही है, देखते हो निकल लेते हो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि आए पढ़ें, एंजॉय करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमें जो है उन्होंने डेबिट बैलेंस दे दिए हैं और क्रेडिट बैलेंस दे दिए हैं। आगे हम आते हैं सवा नंबर अगले नेक्स्ट पेज पे डाटा फॉर एडजस्टमेंट हमको दे दिया गया है। अब शुरू होता है हमारा काम। ओके, समझ गई है। डाटा फॉर एडजस्टमेंट में अब वो हमें सिर्फ कहते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, यानी कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया। एक्सपायर्ड का मतलब ये हो गया एक्सपेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ, कितना ये नहीं पता, देखते हैं 4,500 रुपये। 4,500 रुपये इंश्योरेंस जो है एक्सपायर्ड हो गया, एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं 4,500 रुपये। अब हमारे पास ये छोटी सी एक इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है। इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस
प्रीपेड के अंदर लिखा गया होगा, या प्रीपेड इंश्योरेंस होगा या एडवांस इंश्योरेंस होगा। समझिए ना, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपेंस के बारे में बता रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, तो चीता नहीं बनना है, देख लेना है। प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर ये एडजस्टमेंट डाटा मैं आपको दिया है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्होंने क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, ये क्या चीज है, ये एसेट है। ये क्यों एसेट है कि लफ्ज प्रीपेड का इस्तेमाल हुआ है, प्रीपेड का नहीं होता, और यहाँ पे एक्सपेंस होता, ये एक्सपेंस होता। यानी कि जब कंपनी ने पेमेंट की, पेमेंट का मतलब यह होगा कि जब कैश क्रेडिट किया, ठीक है, यही होता है ना, कैश आपने क्रेडिट कर दिया, तो आपने इस पेमेंट को क्या रिकॉर्ड किया, एज एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। आपने इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड किया, यानी कि हाँ, एज एन एसेट रिकॉर्ड किया। अब पूरा साल आपका गुजर गया, क्योंकि इंश्योरेंस जो है नॉर्मली जो है, इंश्योरेंस जो है पूरे साल का जो है वो पेमेंट होती है एक साथ। अब वो किसी भी डेट पे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 जनवरी को ही, यानी कि जो आपके कंपनी का स्टार्टिंग जो है ना डेट है उसी में पेमेंट करेंगे, नहीं, किसी वक्त भी कर सकते हैं आप। सही है, इट डजेंट मैटर। तो हम उसमें से ये देख लेते हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर है आपका क्लोजिंग, तो 31 दिसंबर तक जो है हमने कितना जो इंश्योरेंस पे किया था उसमें से कितना यूटिलाइज कर लिया। तो अब यहाँ पे कितना यूटिलाइज कर लिया जनाब, यह है अनयूटिलाइज, अनयूटिलाइज्ड है। देखिए, मैं मुख्तलिफ अल्फाज को घुमा फिरा के आपके जहनों में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो सख्त ज़मीन होती है ना, उस पर जो है हम पानी डालते हैं और गोदी कर रहे होते हैं, तो ये मैं पानी में आहिस्ता आहिस्ता पानी डालता जा रहा हूँ और गोदी भी कर रहा हूँ। मैं गोदी का लफ्ज़ अगर नहीं आता तो देख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है, यानी कि एक्सपेंस हो चुका है, यानी कि ये यूटिलाइज हो गया। यानी इसमें से, इस प्रीपेड एक्सपेंस में से मैंने कितना यूटिलाइज कर लिया। अमाउंट गलत तो नहीं लिख ली, ओह, प्रीपेड इंश्योरेंस है 24,000। अब तुम लोग भी जो ना मुंह में घुंगलियां देके बैठे हुए हो। 24,000, नॉट 4,500, 24,000 रुपए की पेमेंट जब की है, ठीक है, 24,000 की पेमेंट की है, तो उस वक्त ये 24,000 हमने एज एन एसेट हमने रिकॉर्ड किया। अब इस 24,000 में से वो कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि हैज़ बिन यूटिलाइज। सही है, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया है। इसमें से कितना, 4,500। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एज के अंदर प्लस माइनस नहीं होगा, इसमें एसेट था, एसेट में रिकॉर्डिंग भी हुई थी, और हमने उसमें से एक्सपेंस की अमाउंट निकाल कर रिकॉर्ड कर ली। जब एक्सपेंस की अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एक्सपेंस हम इंक्रीज़ करेंगे, तो जब एक्सपेंस इंक्रीज़ करते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। हमने डेबिट कर दिया पहली 31/12। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया 4,500 से, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका एसेट कम होता है या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ लायबिलिटी तो इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है लायबिलिटी इंक्रीज? क्योंकि आप पेमेंट कर चुके हैं। ओके, आप पेड है ये,
तो लायबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़, एसेट डिक्रीज होगा। अब एसेट कौन सा डिक्रीज होगा? जाहिर है कैश तो आप पहले ही डिक्रीज कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो कैश तो होगा नहीं डिक्रीज। अब कौन सा एसेट डिक्रीज होगा? वो एसेट डिक्रीज होगा जिस एसेट के अंदर हमने ये पेमेंट रिकॉर्ड की है, वो कम हो गया। यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस एज एन एसेट जो हमने रिकॉर्ड किया था वो हमने कम कर दिया, एक्सपेंस बढ़ाया, एसेट कम हो गया हमारे पास। प्रीपेड इंश्योरेंस 4500। नरेशन देख लेना रिकॉर्ड किताब में से, सही है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट 27,000। अब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट आपको अमाउंट दे दी कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इक्विपमेंट के ऊपर 27,000 रुपये। तो आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट? जैसे हमने पीछे देखा है कि 2%, 10%, 15%, नहीं, ये कुछ नहीं। 27,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लीजिए जी। तो एक्सपेंस आपने दूसरी है 31/12 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मिल गया इक्विपमेंट के ऊपर। ₹27,000 डेबिट कर दिया, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपने डेबिट कर दिया। और उसके बाद डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो एसेट की कॉस्ट है वो कम हो रही है, लेकिन आप एसेट की कॉस्ट को, यानी कि फिक्स एसेट की कॉस्ट को या नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि उसमें जितनी कमी होती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, हम उसको जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, यानी कि ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन निगेटिव, सही है, या कंट्रा एसेट है या निगेटिव एसेट है जो आपकी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है बैलेंस शीट के अंदर। कहीं कहीं और नहीं लिख देना, बैलेंस शीट में कम करेगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो है आप इक्विपमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। इसी वजह से इसको कंट्रा एसेट कहते हैं या कंट्रा अकाउंट कहते हैं। 27,000 रुपये क्रेडिट दे दिया आपने, ओके, ये आपने रिकॉर्ड कर ली। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा जी, अब यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस बोल रहा है, ये टोटल एक्सपेंस के बारे में बता रहा है कि सैलरी, टोटल एक्सपेंस आपका सैलरीज का कितना है, ओके, ये उसके बारे में बता रहा है। ये कितना कह रहा है? सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस है 42,600। 42,600 इन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट के अंदर, भाई ये एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन, इसको इन्फो भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन ये है कि सैलरी एक्सपेंस ड्यूरिंग द जो भी पीरियड है आपका 42,600 होगा। तो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है अब ये देखना है हमने। सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है 39,000 में, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 39,000, यानी कि जो पेमेंट हुई है, इट मींस जो पेमेंट हुई है किसकी, सैलरीज की, वो कम है। सही है, यही होता है ना कि आप सैलरीज को, सैलरीज एक्सपेंस को आप डेबिट करते हो, आपने डेबिट किया 39,000 से और कैश को क्रेडिट दे देते हो 39,000 के, यही रिकॉर्डिंग होती है आपकी।
इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं आप, ठीक है, अपनी कैश बुक के अंदर या जनरल के अंदर यही रिकॉर्डिंग होती है। तो आपने जो है 39,000 से रिकॉर्ड कर लिया कि ये पेमेंट हुई है, लेकिन ये जो पेमेंट है ये कम हुई थी। अब वो ये कह रहा है कि एक्चुअल सैलरीज एक्सपेंस कितना है, ये है दिस इज योर एक्चुअल। एडिशनल डाटा या एडजस्टमेंट के अंदर उसने एक्चुअल के बारे में ये कह रहा है, दिस इज योर एक्चुअल। ये पेमेंट हुई है, दिस इज नॉट योर एक्चुअल। तो एक्चुअल ज़्यादा है, पेमेंट कम हुई है, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल एक्सपेंस और जो पेमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसकी एडजस्टमेंट बना देंगे आप। कितनी हो गई जनाब? $42,600 माइनस 39, 3,600 जो है कम पेमेंट हुई है। जाहिर है 31 दिसंबर थी, यकीनन किसी को पेमेंट नहीं हुई होगी, सही है। 1 जनवरी को, 2 को, 30 को किसी भी जो है ना नेक्स्ट ईयर जो है ना पेमेंट हुई है 3,600 रुपये की, वो जाहिर है जब पेमेंट नहीं हुई तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो 3,600 की आपको पेमेंट, आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस कम है और ज़्यादा है और पेमेंट कम हुई है, तो एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है। 31/12 को आपने सैलरीज एक्सपेंस को आपने डेबिट किया, मजीद 3,600 से, ओह 600 है यार, 900 का, 3,600 से आपने इसको इंक्रीज किया। क्योंकि जब आप एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो फिगर क्या आ जाएगी? 42,600, ठीक है। और मैंने फिर बताया कि एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है या तो एसेट कम होता है या लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ तो एसेट कोई कमी नहीं हो रहा क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही, ना कोई एडवांस प्रीपेड सैलरीज में से हम निकाल लें फिगर, ऐसी कोई काम नहीं हो रहा। तो लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, सैलरीज पेबल $3,600 ये आपने रिकॉर्ड कर ली सैलरीज पेबल को। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 16,500, यानी कि रेंट ये मिटा दूं, ये वर्किंग जो है ना तुम लोग ज़रूर उतार लेना, क्योंकि शुरू में जो है ना थोड़ा सा होता है यार ये क्या मसला है, लेकिन 6, 7, 8 सवालात या 10 सवाल में जब तुम उतार लोगे, उसको दोबारा इसको वो प्रैक्टिस करोगे, फिर स्लोली तुमको आदत हो जाएगी। लेकिन एक मेरी ये एडवाइस है कि एडजस्टमेंट जो है बनाते वक्त इस किस्म की कैलकुलेशन या इंफॉर्मेशन को अलग से ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ज़रा सा भी मिसकंसेप्शन ना हो जाए और आपकी एंट्री जो है ना गलत हो जाए। जब ये एंट्री एडजस्टमेंट गलत होती है तो ट्रायल बैलेंस में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, और आप जितनी वर्कशीट बना लें वो उसका बैलेंस जो है वो टैली होगा, राइट। तो अब यहाँ पे रेंट एक्सपेंस ये दे रहा है 16,500,
ये एडजस्टमेंट डाटा है आपके पास, ठीक है। ये बता रहा है कि रेंट एक्सपेंस 16,500 है। ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट एक्सपेंस जो है आपको दिया हुआ है 18,000, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का मतलब यह है कि रेंट जब पे हुआ, ठीक है, यानी कि जब हमने रेंट को पेमेंट किया, जब रेंट को पे किया तो क्या रिकॉर्ड किया, रेंट एक्सपेंस हमने डेबिट किया 18,000 से और कैश को क्रेडिट दे दिया 18,000 से। यानी कि जब पेमेंट कर रहे हैं की है इन्होंने, तो पेमेंट के वक्त इन्होंने उस पेमेंट को क्या रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया, एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ठीक है। आपके पास दो ही तरीके होते हैं ना कि पेमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। या तो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लें, जैसे पीछे हमने देखा प्रीपेड इंश्योरेंस, उसने उस पेमेंट को जो है एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया। या फिर जो है, एक मिनट जी, या फिर उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले। तो जब पेमेंट की तो आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया कि रेंट एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रेंट एक्सपेंस आपने डेबिट किया था, इसमें से उसने कहा कि नहीं भाई, ये पूरा जो है 18,000 जो है नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो अभी बाकी है, सही है। ये जो पोर्शन है जो ये यूटिलाइज होगा नेक्स्ट पीरियड के अंदर। तो अब हमने कहा भाई अच्छा 18,000 तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब मुझे ये तो बताओ कि या तो मुझे यूटिलाइज अमाउंट बता दो कि पूरे पीरियड की यूटिलाइज कितनी अमाउंट है, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितना है, या फिर मुझे जो है इस पेमेंट की अनयूटिलाइज अमाउंट बता दो, यानी कि एसेट अमाउंट बता दो। कुछ तो मुझे इंफॉर्मेशन दो कि मैं इस रेंट एक्सपेंस जो मैंने 18,000 किया है उसको सही करूं, ठीक है। जितना मेरे पास एक्सपेंस हुआ है उसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, ज़्यादा ना करूं ना कम करूं। तो उन्होंने कहा भाई रेंट जो है आपका 16,500 रुपया है इस पीरियड का, ठीक है। इस पीरियड का कितना है रेंट, 16,500 है। आपने कहा ठीक है, हमने 18,000 रुपये रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल कितना है, दिस इज योर एक्चुअल जो है एक्सपेंस कितना हुआ है 16,500, यानी कि 18 में से 16,500 अगर मैं कम कर दूं 1,500, अगर 1,500 से मैं 18,000 की अमाउंट कम कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास रेंट एक्सपेंस की फिगर जो है सेट हो जाएगी। यानी कि जितना एक्सपेंस है उसके ऊपर वो मेरी जो है ये वाली फिगर आ जाएगी। तो मैंने कैलकुलेशन कर दी कि भाई पेमेंट, ये पेमेंट है और ये एक्चुअल है, ठीक है। पेमेंट ज़्यादा है और एक्चुअल कम है, तो पेमेंट में से एक्चुअल को मैंने माइनस किया, तो ये जो है मैंने ये जो अमाउंट है इसको मैंने क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट बनानी है इस अमाउंट की, टू रिड्यूस एक्सपेंस अमाउंट। तो एक्सपेंस को जब मैं डिक्रीज करूंगा तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट साइड के ऊपर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। मैंने क्या किया कि मैं रेंट एक्सपेंस को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेंस की अमाउंट को कम करना है। कितने से कम करना है, 1500 रुपये से मैं रेंट एक्सपेंस की अमाउंट को क्रेडिट दे दूंगा। तो डेबिट क्या दूंगा, एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या होता है, एसेट इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने कहा कि एसेट इंक्रीज कर दो, यानी कि रेंट एक्सपेंस को हम प्रीपेड रेंट के तौर पर लिख लेते हैं या एडवांस रेंट के तौर पर लिखेंगे तो एसेट, तो रेंट एज एन एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रेंट को एज एन एसेट रिकॉर्ड करना है तो प्रीपेड या एडवांस रेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, 1500 रुपये से, क्योंकि एक्सपेंस को हम कम कर रहे हैं। अब हम जब एक्सपेंस को कम कर रहे हैं तो क्या होगा ये समझना है हमने। तो उसकी जगह कोई और चीज़ नहीं हो सकती, ना हमारा कैश पे असर पड़ेगा, ना किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हम अपने एसेट को करंट एसेट को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और रेंट एक्सपेंस को डिक्रीज कर देंगे, यानी कि क्रेडिट दे देंगे 1500 से। ओके, चलिए जी, अजान का वेट कर लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, अब उसके बाद है 3, ये 4 है, इसको रब कर देते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है सेल्स सप्लाईज के बारे में, ठीक है। ये नंबर 4 थी, 3112। अब ये दे रहा है नंबर 5 में सेल्स सप्लाईज ऑन हैंड, यानी कि सेल्स सप्लाईज ऑन हैंड। मैं आपको बता चुका हूँ कि सप्लाईज जो है ऑफिस सप्लाईज भी हो सकती हैं, सेल्स सप्लाईज भी हो सकती हैं, फैक्ट्री सप्लाईज भी हो सकती हैं, ठीक है, जनरल सप्लाईज भी हो सकती हैं। तो लेकिन वो होंगी सप्लाईज ही, यानी कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली अशिया, दिस इज़ कॉल्ड सप्लाईज। ये रोज़ाना की बुनियाद पे इनमें जो है ना इनकी वैल्यू में रद्द बदल होता रहता है। ज़ाहिर है आप एक मिसाल के तौर पर 6 महीने का, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 महीने का एक साथ आप जो है ना आप ख़रीद के ला के अपने स्टोर रूम में रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और आपकी जो है लाने की कॉस्ट भी जो है ना, आने जाने की कॉस्ट भी जो है ना वन टाइम ही हो। तो फिर डेली वीकली बेस के ऊपर जो है ना उस स्टोर में से आप सप्लाईज निकालते हैं और तमाम लोगों को देते चले जाते हैं कि भाई ये इस्तेमाल करते रहें। ये एक्चुअली सप्लाईज होती हैं। अब जो है सप्लाईज को समझने के लिए जैसे घर के अंदर हम लोग महीने पे आप लोग देखते होंगे आपकी घर में जो है ना महीने का वॉशिंग पाउडर आ जाता है, टूथपेस्ट आ जाता है, सही है, साबुन आ जाते हैं, शैम्पू आ जाता है, राइट, पूरे महीने की जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड योर सप्लाईज। तो वो इस्तेमाल होती रहती हैं, फिर नेक्स्ट महीने आप लेके आ जाते हैं उसको, तो ये सप्लाईज हैं। अब ये कह रहा है कि सप्लाईज ऑन हैंड, यानी कि अभी मेरे पास सप्लाईज जो हैं 12,000 रुपये की सप्लाईज हैं, बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट पीरियड के अंदर इस्तेमाल होंगी, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल होंगी। ये मुझे कैसा पता चला, ये ऐसे पता चला कि इसने ऑन हैंड लिख दिया।
अगर यहाँ पे लिखता सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस लिख देता, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि 12,000 रुपये का खर्चा हुआ है। अगर यहाँ पे ये एक्सपेंस लिखता, सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस लिख देता एडजस्टमेंट डाटा के अंदर, ठीक है, तो ये होता है कि भाई 12,000 रुपये का खर्चा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने एक्सपेंस नहीं लिखा, उसने कहा ऑन हैंड। इसका मतलब ये है कि ये एसेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अभी आपके पास इतना माल पड़ा हुआ है जो कि नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल होगा, तो दिस इज़ योर करंट एसेट। तो एक्सपेंस के बारे में ये नहीं दे रहा, बल्कि जो यानी कि रह गया है आपके पास, ये इसके बारे में बता रहा है, नॉट दिस। तो अब हम ये देखते हैं कि जब खरीदा था सेल सप्लाईज तो क्या रिकॉर्ड किया था। सेल सप्लाईज 18,000 रुपये की हैं और जब खरीदी गई थी तो ऑफिस सप्लाईज के तौर पर इन्होंने रिकॉर्ड किया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये इन्होंने कहा है कि ये ऑफिस सप्लाईज है और एडजस्टमेंट पे इन्होंने कहा है सेल सप्लाईज है। इस किस्म की छोटी मोटी एरर हो जाती हैं कि फॉरगेट, आपने सप्लाईज को इंटैक्ट रखना है कि ये सप्लाईज है, सही है। तो जब खरीदी तो सेल्स ऑफिस सप्लाईज को आपने डेबिट कर दिया 18,000 रुपये से और आपने कैश को क्रेडिट दे दिया 18,000 रुपये से, यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, सही है, जब आपने पेमेंट की तो उस पेमेंट को आपने क्या रिकॉर्ड किया, एज एसेट। आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का लफ्ज़ आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमने पेमेंट की है सप्लाईज के अगेंस्ट, ये एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं है, राइट। जब एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेमेंट है आपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड की है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सपेंस की है और सेल्स ये इंफॉर्मेशन नहीं है। एडजस्टमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी एसेट के बारे में दे रहा है, ऑफिस ट्रायल बैलेंस में वो भी एसेट के मुतालिक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट के मुतालिक जो फिगर है वो ज़्यादा है और एडजस्टमेंट में जो एसेट की फिगर दे रहा है वो कम है। कितनी, 18,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर है, यानी कि जो पेमेंट की है, ठीक है, पेड, और एक्चुअल कितनी हुई है, एक्चुअल है आपके पास 12,000 जो है अभी इन हैंड है, ठीक है। यानी कि इस पेमेंट में से 12,000 की जो पेमेंट है उसका सामान आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इसको आप निकाल देंगे टोटल सामान की कॉस्ट में से। इस सामान की जो कॉस्ट को निकालेंगे आप, तो जो रिमेनिंग सामान की जो कॉस्ट होगी दैट बिकम योर एक्सपेंस। तो इस एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड करना है, इस एक्सपेंस को आपने इंक्रीज करना है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज हो करेंगे तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिख देते हैं, आई डोंट नो कि ऑफिस सप्लाईज लिखूं या सेल सप्लाईज लिखूं, तो मैं इसको सप्लाईज एक्सपेंस लिख देता हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये ऑफिस है या सेल्स है, दोनों डिफरेंट है। तो कितने,
6,000 रुपये से मैंने सप्लाईज एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर दिया, और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो एसेट डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे कौन सा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है? यहाँ पे सप्लाईज। अब मेरे लिए मुश्किल है, जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड है वही मैं लिख लेता हूँ, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज जो एसेट है वो कम कर दिया हमने, उसकी वैल्यू हमने कम कर दी। ठीक है, तो जब मैंने एसेट की वैल्यू कम की तो एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 12,000 रुपये रह गई। और ये जो 12,000 इससे हो गया टैली। यही आपने करना था कि जो एसेट की वैल्यू आपने 18,000 रुपये रिकॉर्ड की हुई थी उसको कम करना था, 12,000 करना था। जो इतनी मैंने बोला है सिर्फ ये काम करना था भाई तुम लोगों ने। अच्छा जी, छठा 31/12 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट नहीं होती है, ये क्लोजिंग एंट्री होती है, रिमेंबर। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज एंडिंग, एंडिंग जरूर लिख देना, एंडिंग 1,90,000 रुपये। अभी लकीर नीचे लेके आता हूँ, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। रेवेन्यू समरी अकाउंट, और इसको मैं नीचे लेके आया, और नीचे 1,90,000 रुपये। ठीक है जी, ये आपकी ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट्स मुकम्मल हो गए। नज़र आ रहा है? ठीक है जी, नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये आपने मुकम्मल कर ली, एडजस्टमेंट आपने सारी बना ली। अब आगे बढ़ना है, अपने सवाल को आगे लेके चलना है। लेजर बनाने हैं, 1 मिनट। अब लेजर बनाते हैं, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लेजर को मैं अवॉइड कर देता हूँ और डायरेक्ट जो है ना हम 6 कॉलम वर्कशीट में ये एडजस्टमेंट पोस्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन असल चीज़ तो लेजर है। लेजर जो है ना आप लोगों को सही आना चाहिए। वर्कशीट इज़ अ पेपर है, जस्ट आपकी वर्किंग है, तो लेजर हम बना दें फटाफट। ठीक है, पहला है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस का आपने लेजर बनाया, आधा आधा यहाँ कर लेते हैं, और ठीक है जी। और प्रीपेड इंश्योरेंस का आपने बनाया, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी, ये लेजर आपने बनाया। क्योंकि जहाँ जितने भी अकाउंट जो है ना आपके एडजस्टमेंट में हिट होंगे उन तमाम के आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस है, कितना है? आप गए फॉरन ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस से 24,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, वो 24,000 रुपये दिया हुआ है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। आपने ये लेजर बनाया, आपने ट्रायल बैलेंस से फिगर उठा के रिस्पेक्टिव जो है ना लेजर के अंदर लिख दी। अब क्या करना है? प्रीपेड को 4,000, 24,000 और प्रीपेड कितना था? इंश्योरेंस एक्सपायर 4,500। ठीक है, तो प्रीपेड को आपने 4,500 से क्रेडिट देना है। आपने क्रेडिट दे दिया। क्यों दिया जनाब? इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से आपने क्रेडिट दे दिया। जब आपने 24 में से 4,500 निकाल दिया तो बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया जनाब
24 में से, चलिए मैं बैलेंस बाद में एक साथ निकालूंगा वरना बार बार कैलकुलेटर ले आना पड़ेगा। और इंश्योरेंस एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया? प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 4,500 से, और इसका जो बैलेंस है हो गया 4,500। ये बैलेंस चला गया इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और इसका बैलेंस जो है जाएगा, मैं कर लूँ यार, 24,000 माइनस 4,500, 19,500। ठीक है, 19,500 आपका बैलेंस आया, और ये जो बैलेंस है 19,500 ये चला गया बैलेंस शीट के अंदर। क्यों? कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये बनाया आपने, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट। ठीक है जी, इसका आपने लेजर बनाया। लेजर बनाने के बाद आपने उसके दूसरा लेजर कौन सा है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ये लेजर आपने बनाया। किसका? इक्विपमेंट का। ठीक है जी, ये आपने ये बनाया। रिमेंबर, जो चीज़ भी होगी वो लेजर के थ्रू होगी, सही है? तो इस वजह से मैं लेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि लेजर बनाओ, लेजर बनाओ। लेजर में कॉस्टिंग, पोस्टिंग, आजकल तो आपके जो है ना सॉफ्टवेयर हैं, आते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर के बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है? ऐसे ऐसे ब्रिलियंट जो है ना लोग हैं कि पीछे जो है ना ऐसी एंट्री बताते हैं कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बुनियाद आपकी क्या है? दिस बुनियाद है, ये बुनियाद है, इसको सीखना है, इस पे हावी होना है। डेप्रिसिएशन कितना है? 27,000 रुपये से आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड किया? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। इक्विपमेंट लिख लेना, मेरे पास जगह थोड़ी सी, चलो लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका बैलेंस ये आ गया 27,000 रुपये। अलाउ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का बैलेंस आ गया 27,000 रुपये, और ये बैलेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस अमूमन जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ होता है। जो नेगेटिव एसेट होते हैं या कंट्रोल अकाउंट होते हैं तो उनके बैलेंस दिए हुए होते हैं, यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट की वजह से ये 27,000 क्रेडिट हुआ, तो बैलेंस कितना रह गया इसका? 27,000 रुपये। और ये 27,000 रुपये ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी उसमें से माइनस हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया, टिक लगा दिया जाओ ना तुम लोग। सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल, ये दो लेजर खुलेंगे। आपने ये दो लेजर खोले, सैलरीज एक्सपेंस आपने लेजर खोला, ओके, और सैलरीज पेबल का लेजर खोला। ठीक है, ये दो लेजर आपने खोले। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, लेकिन ज़रूर जब भी लेजर बनाओ एडजस्टमेंट के बाद तो ट्रायल बैलेंस ज़रूर झांक लेना कि बैलेंस तो नहीं दिया हुआ। सैलरीज एक्सपेंस 39,000 का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये बैलेंस
ट्रायल बैलेंस का है ये 39,000 रुपीज़। ठीक है, ये 39,000 का यहाँ पे ये दिया हुआ है और 3,600 का मज़ीद इसमें ऐड करना है। तो सैलरीज पेएबल की वजह से, सैलरीज पेएबल की वजह से 3,600 और ये बैलेंस आ गया, एक लाइन नीचे हमेशा लिखना बैलेंस, ये आ गया कितना, ओहो, ये हो गया 39,000 प्लस 3,600, तो 42,600 ये बैलेंस हो गया, 42,600। और ये 42,600 क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये चलाएगा इनकम स्टेटमेंट में। सैलरीज पेएबल क्या है, सैलरीज पेएबल नहीं है, आपने जो है सैलरीज पेएबल लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो लेजर के अंदर पोस्ट कर दें सैलरीज एक्सपेंस की वजह से पेएबल इंक्रीज हो रहा है 3,600। ओके, तो ये बैलेंस आपके पास ये चला जाएगा, 3,600 का बैलेंस चला गया बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज सेक्शन में। ओके, ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रीपेड रेंट बनाना है और हम एडवांस नहीं लेके जा रहे, हम प्रीपेड रेंट का लेजर बना लेते हैं। इट्स अप टू यू। प्रीपेड, चलिए मैं इसको ऑब्लिक कर देता हूं, या एडवांस रेंट। ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी है कि इसको थोड़ा सा ऊपर तो नहीं चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे करके लिखता हूं, प्रीपेड या एडवांस रेंट, एडवांस रेंट। ठीक है, ये भी ऊपर हो गया था, यहाँ लिखूँ ये प्रीपेड या एडवांस रेंट। अब आपकी मर्जी है, आप इसको प्रीपेड कर लें या एडवांस कर लें, इट्स अप टू यू। और रेंट एक्सपेंस का बनेगा ये बनेगा जनाब रेंट एक्सपेंस का। क्या प्रीपेड है? प्रीपेड रेंट नहीं है, रेंट एक्सपेंस का बैलेंस दिया हुआ है। रेंट एक्सपेंस का आपको बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपये। ओके, ये 18,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपने यहां तक कर ली। अब आइए एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन कि 1,500 रुपये से आपने रेंट एक्सपेंस को कम करना है। रेंट एक्सपेंस को कम करना है, क्रेडिट दे दें आप। आपने कहा ठीक है दे देते हैं। क्यों दे दें? प्रीपेड या एडवांस रेंट की वजह से आप क्रेडिट दे दें, यानी कम कर दें 1,500 रुपये से। आपने दे दिया, सही है, ये रिकॉर्ड कर लिया आपने क्रेडिट। अब आपने डेबिट रिकॉर्ड करना है 1,500 रुपये से। क्यों? रेंट एक्सपेंस की वजह से। रेंट 1,500 रुपये, तो बैलेंस प्रीपेड या एडवांस रेंट का बैलेंस कितना आ गया? 1,500 रुपये। क्योंकि ये एसेट है, ये 1,500 रुपये का बैलेंस चला गया बैलेंस शीट के अंदर। और ये बैलेंस कितना कम हो गया जनाब? ये इसका बैलेंस हो गया
इसका बैलेंस हो गया 6,500, 16,500, नहीं यार, 16,500, 18 में से एक गया 17 और फिर 16,000। और जब ये एडजस्टमेंट में आप देखेंगे तो यही कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस जो है उसका बैलेंस 16,500 है। तो आपने इस तरह से एडजस्टमेंट कर दी, ये भी रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब आखिरी आपके पास बची है सप्लाईज एक्सपेंस। मैं ट्रायल बैलेंस का जो अकाउंट उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको मैं ले रहा हूँ। कहाँ है? ऑफिस सप्लाईज ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑफिस सप्लाईज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट इस्तेमाल हुआ है, टाइटल, वो मैं लिख रहा हूँ। और इसका बैलेंस जो है ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस है 18,000 रुपये। ठीक है, ये बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है 18,000 रुपये। यू कैन सी, हटूँ मैं और हट गया। ऑफिस सप्लाईज का ट्रायल बैलेंस का हमने बैलेंस लिख लिया 18,000 रुपये। अब एक अकाउंट रहता है कौन सा, जो सप्लाईज को इफ़ेक्ट कर रहा है, सप्लाईज एक्सपेंस बनाना है मुझे। तो सप्लाईज एक्सपेंस का मैंने अकाउंट बना लिया। कितने से बनाना है अब मैंने? 6,000 रुपये से। ठीक है, वो तो मैं समझा चुका हूँ। तो ऑफिस सप्लाईज को मैंने ऑफिस ₹6,000 से। ठीक है जी। और ऑफिस सप्लाईज ये एक्सपेंस है, ये यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है। ठीक है, इसके आगे मैंने एक्सपेंस लिखा तो ये एक्सपेंस हो गया, और इसके आगे मैंने एक्सपेंस नहीं लिखा था तो ये करंट एसेट है। और इसको जो है मैंने सप्लाईज एक्सपेंस मैंने क्रेडिट दे दिया 6,000 रुपये से। ओके, तो बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस आपके पास सप्लाईज का रह गया 12,000 रुपये। और ये ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये एसेट है। और यहाँ पे एक्सपेंस का बैलेंस कितना है? 6,000 रुपये। और ये 6,000 रुपये जो है, ये वाला बैलेंस जो है जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये हमने लेजर के अंदर पोस्ट किया। असल में लेजर, सारी जो अकाउंटिंग है वो लेजर के ऊपर घूम रही होती है। तो इस वजह से फर्स्ट आई जो थॉट के ये मैं नहीं बनाता। लेकिन बात यह है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट को मैंने जो है ना वो इंक्रीज करना है, ताकि फटाफट जो है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेजर बना के कोई मसला नहीं है। कभी आप जो है ना धोखा नहीं खाएंगे, कभी सरफराज आपको धोखा नहीं देगा। और लेजर जो है ना आपका, जैसे ही लेजर में आपको ये वाली पोस्टिंग आ गई, आप समझिए आधा अकाउंटिंग आप पे हावी हो गए। ठीक है, तो ये हमने मुकम्मल कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा हो लग गया है,
ज़्यादा क्या मतलब यही लगते हैं 50-51 मिनट जो है ना इसको एक्सप्लेन करने में लगते हैं। तो ये जो है इसके आगे जो है ये हो गया हमारे पास लेक्चर 1, ठीक है। एंड टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड मीन्स के अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 6 कॉलम वर्कशीट बनाएंगे और रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। उस वक्त तक के लिए ख़बरनामा ख़त्म हुआ। हमको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।